हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का आरसी क्लासेस में स्वागत है। माय डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आप सभी ने पीछे का जो क्लास है आप लोग बहुत ही अच्छे तरीक़ा से पढ़ा और उम्मीद है कि आप सभी भी इस क्लास को भी अच्छे तरीक़ा से स्टडी करेंगे। चलिए, आज हम लोग इनकम टैक्स का हेड है पहला, इनकम फ्रॉम सैलरी। यदि हम अगर बात थोड़ा सा करें हेड की, तो मुख्य रूप से इनकम टैक्स में 5 हेड है। पहला हम लोग हेड को आज स्टडी करेंगे और पहला हेड है इनकम फ्रॉम सैलरी। दूसरा हेड क्या है? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तीसरा हेड है इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन और चौथा हेड है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन। ये 5 टोटल हेड है, जिसमें से आज हम लोग पहला हेड को पढ़ रहे हैं, इनकम फ्रॉम सैलरी। सेक्शन इस 15 के अंतर्गत इस सैलरी के बारे में चर्चा किया गया है। एक नियोक्ता द्वारा अपने कर्मचारी को मंथ के लास्ट में कैश के रूप में जो पेमेंट किया जाता है, उस राशि उस कर्मचारी के लिए क्या बन जाता है? सैलरी बन जाता है। उसी प्रकार एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय का भी होता है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय को भी मंथ के एंड में कैश के रूप में उसे भी सैलरी पेमेंट कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे सैलरी को हम लोग कैलकुलेट करने से पहले सैलरी को समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले अगर सैलरी को अगर हम लोग समझें तो यहाँ पे ये चीज़ समझना जरूरी है कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में, दोनों के बीच में रिलेशनशिप होना चाहिए। यदि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप है तो हम कहेंगे कि एक मालिक और दूसरा सर्वेंट का संबंध है। यदि मालिक और कर्मचारी का संबंध नहीं है तो उस कर्मचारी के लिए वह राशि सैलरी का हेड नहीं कहलाएगा। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें कि कौन सा ऐसा केस बनेगा जहाँ पे मालिक और कर्मचारी का संबंध नहीं बनता है। जैसे आप देख सकते हैं, संसद का सदस्य, चाहे वो पक्ष पार्टी हो या फिर विपक्ष पार्टी हो, जो उसे गवर्नमेंट के द्वारा पेमेंट कर दिया जाता है, क्या उस संसद के लिए सैलरी होता है? तो बिल्कुल नहीं, वो उसके लिए सैलरी नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे कर्मचारी और मालिक का संबंध नहीं है। उसी प्रकार आप देख सकते हैं पार्टनरशिप फॉर्म में, जो पार्टनर्स को पारिश्रमिक प्राप्त होता है एक फॉर्म से, क्या वहाँ पे मालिक और कर्मचारी का संबंध है क्या? नो, वहाँ पे मालिक और कर्मचारी का संबंध आपको नहीं देखने को मिलेगा। इसीलिए सैलरी वही राशि को माना जाएगा जब एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में रिलेशनशिप हो। और किस चीज़ का रिलेशनशिप? मालिक और कर्मचारी का संबंध होना जरूरी है। जैसे यहाँ पे एम्प्लॉय क्या प्रोवाइड करेगा? सर्विस प्रोवाइड करेगा, और एम्प्लॉयर क्या प्रोवाइड करेगा? कंसिडरेशन यानी एस प्रोवाइड करेगा, और इस एम्प्लॉय के लिए क्या बन जाएगा? सैलरी बन जाएगा। क्या एक सैलरी मैन पर्सन को सैलरी के अलावा और भी कुछ नहीं मिलता क्या? ऐसा नहीं है। सैलरी के अलावा उसे और भी संसाधन और भी कैश एक्स्ट्रा मिलता है, जैसे अलाउंसेस हो गया, परक्विजिट हो गया। इन सभी जोड़ने पर टोटल जो प्राप्त होता है वो उसके लिए इनकम बनता है, और यही इनकम पर वो अपने गवर्नमेंट को टैक्स पे करता है। माय डियर स्टूडेंट्स, तो हम लोग यहाँ पे चैप्टर में एक पर्सन का टोटल इनकम कैलकुलेट करेंगे और उसमें से उस कर्मचारी को कुछ इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग कुछ डिडक्शन मिलेगा, जैसे स्टैंडर्ड डिडक्शन। उन राशि को हम उसमें माइनस कर देंगे तो बचा हुआ राशि क्या हो जाएगा? उसके लिए टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी हो जाएगा। उम्मीद है स्टूडेंट्स कि आपको ये सैलरी के बारे में समझ में आया होगा। चलिए, तो हम लोग देखते हैं कि एक कर्मचारी को अपने नियोक्ता के द्वारा सैलरी के अलावा और भी क्या क्या ऐड होता है। तो चलिए देखिए यहाँ पे फॉर्मेट में, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी। जैसे देखिए, पहला है बेसिक सैलरी। ठीक है, एक कर्मचारी को पहला क्या मिलेगा? बेसिक सैलरी। दूसरा क्या है? एडवांस सैलरी। ये सैलरी कहीं जैसा है, बट क्या है कि अगले साल का सैलरी इस ईयर में उसे मिल जा रहा है, तो उसके लिए क्या बन जाएगा? वो इनकम बन जाएगा और फिर वो टैक्सेबल बन जाएगा। अगला क्या है? एरियर ऑफ सैलरी, यानी पिछले साल का बकाया आज उसे प्राप्त हो रहा है, तो उसके लिए क्या हो जाएगा? टैक्सेबल हो जाएगा, इनकम बन जाएगा। बट क्या इसमें ध्यान रखना है कि एरियर ऑफ सैलरी जो है उस ईयर में टैक्सेबल नहीं हुआ हो, तभी इस ईयर में क्या होगा? उसके लिए टैक्सेबल माना जाएगा। अगला है डियरनेस पे। डियरनेस पे यानी महंगाई वेतन।
नेक्स्ट क्या है, डियरनेस अलाउंसेस, यानी कर्मचारी को अपने नियोक्ता से महंगाई भत्ता दिया जा रहा है, यानी कॉस्ट मेंटेन करने के लिए, यानी महंगाई दिन प्रतिदिन क्या है फ्लक्चुएशन करता है, उसी के अकॉर्डिंग जो है नियोक्ता द्वारा अपने कर्मचारी को कॉस्ट मेंटेन करने के लिए महंगाई भत्ता दिया जाता है। नेक्स्ट है बोनस, यानी साल के एंड में या फिर किसी फेस्टिवल में अपने कर्मचारी को नियोक्ता द्वारा बोनस भी दिया जाता है, तो उस कर्मचारी के लिए इनकम है, तो इनकम है तो फिर क्या हो जाएगा, टैक्सेबल बन जाएगा। नेक्स्ट क्या है, फीस, फिर उसके लिए क्या है, इनकम है तो जो हो जाएगा टैक्सेबल है। कमीशन, यदि कर्मचारी ने अच्छा काम किया, कोई अच्छा परफॉर्म किया, गुड काम किया, तो उस कर्मचारी को अपने नियोक्ता द्वारा कमीशन दिया जाएगा। एक्स्ट्रा काम जिसे कर दिया अगर कर्मचारी, तो उसे कमीशन दिया जाएगा। कमीशन उस कर्मचारी के लिए इनकम बनेगा और वो भी टैक्सेबल हेड में जुट जाएगा। नेक्स्ट है अलाउंसेस, बहुत सारा अलाउंसेस है। अभी जैसे यहाँ पे देखिए एक नाम था डियरनेस अलाउंसेस, महंगाई भत्ता, उसी प्रकार और भी बहुत सारा अलाउंसेस है, जैसे सिटी कंपल्सरी अलाउंसेस है, मेडिकल अलाउंसेस है, हॉस्टल अलाउंसेस है, एजुकेशन अलाउंसेस है, हाउस रेंट अलाउंसेस है। इन सभी अलाउंसेस क्या होता है, एक कर्मचारी को दिया जाता है। यानी एक हमको समझना ये चीज़ जरूरी है कि एक कर्मचारी को सैलरी ही नहीं मिलता है, बल्कि उसे और भी अपने दैनिक जीवन में अलग अलग टाइप का खर्चा होता है। जैसे मेडिकल के लिए अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, मकान में रहने के लिए, इन सभी खर्चा जो है एक मालिक के द्वारा या फिर एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो गवर्नमेंट यानी सरकार के द्वारा भी उस एम्प्लॉई को प्रोवाइड किया जाता है। उसमें से यानी जो भी अलाउंसेस प्रोवाइड होता है उसमें से टैक्सेबल पार्ट, यानी ये चीज़ हम लोग को समझना है, जो अलाउंसेस प्रोवाइड किया जाता है उसमें से सिर्फ हम लोग टैक्सेबल पार्ट को ही ऐड किए करेंगे, क्योंकि जो उसमें से अलाउंसेस प्रोवाइड होता है उसमें से कुछ राशि उसके लिए एग्जम्प्टेड हो जाता है, यानी पूरा टैक्सेबल नहीं होता है, कुछ हिस्सा उसमें एग्जम्प्टेड हो जाता है। तो हम लोग यहाँ पे जो ऐड करेंगे वो सिर्फ टैक्सेबल अलाउंसेस को ही ऐड करेंगे। नेक्स्ट क्या है, जैसे इसमें अगर हम लोग पार्ट करें हाउस रेंट अलाउंसेस, हाउस रेंट अलाउंसेस आपको यानी मकान में रहने के लिए आपको नियोक्ता द्वारा क्या दिया जा रहा है, कुछ कैश दिया जा रहा है, यानी अलाउंसेस दिया जा रहा है, तो उसमें से सिर्फ टैक्सेबल पार्ट को ही ऐड किया जाएगा, बाकी एग्जम्प्टेड को माइनस कर दिया जाएगा। हम लोग वर्किंग नंबर 1 में कैलकुलेट करके इसको हम अगले वाले क्लास में बताएंगे। नेक्स्ट है टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परक्विजिट, यानी एक कर्मचारी को अलाउंसेस के स्थान पे परक्विजिट यानी कोई सुविधा दिया जाता है, जैसे मकान की सुविधा, ट्रैवलिंग, जैसे कि आपको अलाउंसेस में ट्रैवलिंग अलाउंसेस दिया जा रहा था, यानी हाउस टू होम के लिए। यदि उसके पास कार खुद का है तो क्या दे देगा आपको, कार खुद दे देगा। तो कार आपके लिए क्या है, इनकम नहीं है क्या, यानी आपको हाउस फैसिलिटी दे दिया या फिर कार का फैसिलिटी दे दिया या फिर कुछ और भी, यानी सर्वेंट नौकर की सुविधा दे दिया गया, क्या ये आपके लिए इनकम नहीं है? बिल्कुल इनकम है ये आपके लिए। वह भी आपका राशि कैलकुलेट करके और आपका टैक्सेबल हेड में ऐड किया जाएगा। नेक्स्ट है कंट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयर इन आरपीएफ इन एक्सेस ऑफ 12% ऑफ सैलरी, यानी नियोक्ता के द्वारा यदि आरपीएफ में यानी रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में 12% से एक्सेस कंट्रीब्यूशन किया जाता है तो वो राशि आपके लिए फिर टैक्सेबल बन जाएगा। ध्यान रखेंगे, यहाँ पे जैसे है आरपीएफ हो गया, एगो अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड हो गया, स्टेटरी प्रोविडेंट फंड होता है। इन प्रोविडेंट फंड में यदि कंट्रीब्यूट किया जाता है तो एग्जम्प्टेड माना जाता है, बट क्या रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में 12% तक ही एग्जम्प्टेड होगा। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं जो एक नियोक्ता के द्वारा कंट्रीब्यूशन, ठीक है। तो यदि अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में या फिर स्टेटरी प्रोविडेंट फंड में नियोक्ता का अगर कोई अंशदान रहा तो एग्जम्प्टेड होगा, बट क्या है कि आरपीएफ में भी एग्जम्प्टेड है, बट इसमें 12% तक ही एग्जम्प्टेड है। यदि उस कंट्रीब्यूशन पर इंटरेस्ट भी मिल रहा है तो इंटरेस्ट 9.5% तक एग्जम्प्टेड होगा, और इससे यदि एक्सेस रहा तो फिर क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। नेक्स्ट है अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड रिसीव्ड, यदि एक कर्मचारी को रिटायरमेंट के वक्त अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड से कोई राशि प्राप्त हो रहा है तो उसके लिए टैक्सेबल हो जाएगा, बट वो राशि
जो उसके नियोक्ता ने यानी उसके मालिक ने जितना कंट्रीब्यूट किया था। और दूसरा क्या, इंटरेस्ट भी टैक्सेबल होगा, यानी जितना कंट्रीब्यूट किया गया होगा उस पर इंटरेस्ट भी मिलेगा, तो वह राशि भी उसके लिए इनकम बन जाएगा और टैक्सेबल हो जाएगा। नेक्स्ट है टैक्सेबल पार्ट ऑफ ग्रेचुएटी। रिटायरमेंट के वक्त उसको ग्रेचुएटी प्राप्त होता है, पेंशन प्राप्त होता है। टैक्सेबल पार्ट क्या हो जाएगा, उसके लिए इनकम बन के टैक्स बन जाएगा। नेक्स्ट है टैक्सेबल पार्ट ऑफ इनकैशमेंट ऑफ अर्न लीव, यानी एक कर्मचारी को नियोक्ता द्वारा कोई राशि दी जा रही है तो उसमें से कुछ हिस्सा उसके लिए टैक्सेबल बन जाएगा। नेक्स्ट है टैक्सेबल पार्ट ऑफ रिटायरमेंट कंपनसेशन, यानी कभी कोई कंपनी क्या करता है, अपनी रिक्वायरमेंट ना होने की वजह से बहुत ऐसे कर्मचारियों को रिटायरमेंट कर देते हैं और वैसे कंडीशन में उन कर्मचारियों को कंपनी द्वारा कोई कंपनसेशन प्रोवाइड किया जाता है, तो वो कंपनसेशन जो है उन कर्मचारियों के लिए इनकम बन जाता है और वो टैक्सेबल हो जाएगा। नेक्स्ट है इन कैश ऑफ वॉलेंटरी रिटायरमेंट टैक्सेबल पार्ट ऑफ वॉलेंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन, यानी यहाँ पे जो ये राशि है कर्मचारी खुद से रिटायरमेंट कर जाते हैं, यानी खुद से उस कंपनी को छोड़ देते हैं। कई वजह हो सकता है, चाहे उनको कोई अपना पर्सनल कोई प्रॉब्लम या फिर काम में अच्छा ना लग रहा हो, कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन वो स्वेच्छानुसार उस कंपनी से क्या कर रहे, रिटायरमेंट कर रहे। वैसे कंडीशन में भी कंपनी उनको कंपनसेशन देती है और वह उस कर्मचारी के लिए इनकम बन जाएगा और फिर टैक्सेबल हो जाएगा। यानी ये सभी उस कर्मचारी के लिए इनकम बन जाता है। टोटल को ऐड कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, ग्रॉस सैलरी इनकम। इसमें से कर्मचारी को इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग एग्जम्प्टेड भी प्राप्त होता है। जैसे देखिए यहाँ पे माइनस कर देंगे इसमें डिडक्शन। पहला है डिडक्शन स्टैंडर्ड डिडक्शन, मैक्सिमम सभी कर्मचारी के लिए, चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या फिर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, 50,000 रुपया उसका इनकम में ये डिडक्शन माइनस किया जाएगा। नेक्स्ट है इंटरटेनमेंट अलाउंसेस, ये ध्यान रखेंगे इसमें सिर्फ इन कैश फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉय, यानी सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए ही 5,000 रुपये तक एग्जम्प्टेड है और अदर एम्प्लॉय रहा तो उसके लिए पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रोफेशनल टैक्स, यानी इसको एम्प्लॉयमेंट टैक्स भी कहते हैं, 2,500 रुपये तक मैक्सिमम एग्जम्प्टेड है ये प्रोफेशनल टैक्स। यदि इसमें एक चीज ध्यान रखने का चीज है, यदि मालिक ने प्रोफेशनल टैक्स पेयर किया हो तो सबसे पहले उसके इनकम में जोड़ा जाएगा, क्योंकि उसके लिए इनकम बनेगा, और फिर यहाँ पे प्रोफेशनल टैक्स हम लोग माइनस कर देंगे। और इस सभी ग्रॉस सैलरी में हम लोग डिडक्शन को माइनस कर देंगे, तो जो बैलेंस बचेगा वो कर्मचारी के लिए टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी हो जाएगा। उम्मीद है स्टूडेंट्स कि आप लोगों को ये इनकम टैक्स हेड का पूर्ण रूप से समझ में आया होगा। चलिए आज क्लास के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।